आज वायुमंडल की संरचना व संगठन के बारे में वायुमंडल की संरचना व संगठन के बारे में अपन बात करेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना होता है, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, उनके बारे में आज आपको मैं जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले तो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण पाया जाता है उस गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ये पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण, इस गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल में कई तरह की गैसें शामिल होती हैं। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। दूसरी बात करें, वायुमंडल गैसों तथा वायु के उपस्थित तरल और ठोस पदार्थों का आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। तीसरी बात करें कि वायुमंडल की वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। इसकी उपस्थिति हम तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक यह पवन के रूप में नहीं चलती। यह गतिशील, लचीली, संपीड़िय एवं प्रसारणीय होती है। वायुमंडल की ऊंचाई के बारे में विद्वानों में बहुत से मतभेद पाए जाते हैं। सबसे पहले 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल के बारे में जाना जाता था, परंतु नवीनतम खोजों के अनुसार अगर अपन बात करें तो लगभग 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी वायुमंडल के तत्व पाए जाते हैं तथा उसकी ऊपरी सीमा अभी निश्चित रूप से तथा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। सबसे ऊपर वाली गैसें अत्यंत विरल और हल्की होती हैं तथा धरातल के पास अधिक भारी तथा संगठित गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है। इन गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें गैसें, तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। यह समूचे वायुमंडल के आयतन का लगभग 78.03% नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। दूसरा स्थान ऑक्सीजन का है जो वायुमंडल में 20.99% आयतन में फैली हुई है। इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग 99% इन्हीं से वायुमंडल का निर्माण होता है। कुछ गैसें हैं उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दें। सबसे पहले जैसे नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति, प्रकाश का परावर्तन, ये सब चीज़ें इसी के कारण होता है। इस गैस का रंग, गंध तथा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस प्रकार देखें तो नाइट्रोजन गैस एक वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। इसके अलावा दूसरी बात करें ऑक्सीजन गैस, जिसको अपन जीवनदायिनी गैस के रूप में मानते हैं क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ मिलकर यह जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानी जाती है और औद्योगिक सभ्यता का आधार है। यह गैस वायुमंडल में लगभग 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार देखते हैं तो दूसरी ऑक्सीजन भी इस वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। आर्गन, यह वायुमंडल का केवल 0.94% भाग ही है जो वायुमंडल की निचली परतों में इसकी मात्रा पाई जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैस है, जिसके कारण ये सबसे निचली परत में ही मिलती है। यद्यपि यह 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, इसका अधिकांश भाग भूतल के निकट ही पाया जाता है। वायुमंडल का केवल 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, परंतु अब धीरे धीरे औद्योगिक यातायात तथा अन्य CFC के कारण इस गैस की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके बाद में ओजोन, यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है जो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों का कुछ अवशोषण करती है, जो हमारे वायुमंडल में अगर ये गैस नहीं होती तो सूर्य से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के तापमान को अत्यधिक रूप से बढ़ाती तथा कई बीमारियों के कारण यहाँ पे परेशानियाँ उत्पन्न होती। इस प्रकार अपन देखें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन तथा ओजोन आदि कई गैसें इस वायुमंडल में पाई जाती हैं। इन गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी पाई जाती है। जलवाष्प शुष्क वायु की विभिन्न गैसों की मात्रा उसके महत्व के कारण हो, परंतु सभी गैसों से अधिक महत्वपूर्ण वायुमंडल जलवाष्प की मात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करती है। वायुमंडल में जलवाष्प की औसत मात्रा अगर बात करें तो लगभग 2% के आसपास पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में आयतन के हिसाब से यह 4% से अधिक जलवाष्प नहीं होती, 2% से लेकर 4% तक पाई जाती है। परंतु अति शुष्क वायु में यह बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है तथा ऊंचाई के साथ साथ इसकी मात्रा भी कम होती जाती है। लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही अधिकांश जलवाष्प पाई जाती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाली सूर्यातप के कुछ भाग को अवशोषित भी कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखती है। इस प्रकार यह कंबल का काम करती है, जिससे पृथ्वी न तो अधिक गर्म हो पाती और न अधिक ठंडी हो पाती है। इसके कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं तथा वृष्टि होती है। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही बनते हैं। इस प्रकार जलवाष्प वायुमंडल में सब बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा धूल कण, वायुमंडल में वायु की गति के कारण सूक्ष्म धूल के कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण भी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं का कालिस, राख, उल्कापात, ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। धूल कण प्राय वायुमंडल की निचली परतों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। ये धूल कण हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रता ग्राही केंद्र बन जाते हैं, जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते और वर्षा होती है। धूल कण सूर्यातप को रोकने तथा उसके परावर्तित करने में भी योगदान देते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में लाल और नारंगी रंग की छटाओं का निर्माण इसी कारण होता है तथा सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश में इस प्रकार की छाई लाली को, ये सब कोहरा, ये सब इस धूल कण के कारण ही संभव हो पाता है। इस प्रकार अपन देखें तो वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प तथा धूल कण, इन सब से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है और ये वायुमंडल के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है। अगर अपन बात करें तो वायुमंडल में कई परतें पाई जाती हैं। उन परतों के बारे में अगर अपन बताएं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद में है क्षोभ सीमा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य स्तर मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। इस तरह से वायुमंडल में 6 परतें पाई जाती हैं और उन परतों के बारे में आपको अगर बताएं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल पाया जाता है। यह क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी औसत ऊंचाई 16 किलोमीटर के आसपास तक मानी जाती है।
यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ उष्मा की पर्याप्त ऊंचाई तक ले जाती है। यही कारण है कि किसी भी अक्षांश पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई शीत ऋतु के अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है। इस प्रकार यहाँ पे सभी तापमान संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं और सामान्य ताप पतन दर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है, वो इसी मंडल में होता है। इस प्रकार अपन देखें तो क्षोभ मंडल सबसे निचला तथा जितने भी वायुमंडल में जो परिवर्तन होते हैं वो अधिकांश समताप क्षोभ मंडल में ही होते हैं। क्षोभ सीमा दूसरी परत है जो क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाती है। ये बहुत पतली व अस्थायी परत है जिसकी मोटाई लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इस परत में वायुमंडल के तापमान का गिरना बंद हो जाता है तथा हवाएं तथा समन्वय धाराएं का चलना भी बंद हो जाता है। इस सीमा पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा के लगभग माइनस में चला जाता है तथा इसमें दोनों समताप मंडल के तथा क्षोभ मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके बाद में अगर बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर कम तथा ध्रुव पर अधिक पाई जाती है। कभी कभी ये परत भूमध्य रेखा पर सर्वदा लुप्त हो जाती है। 20 से 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। इस परत में समन्वय धाराएं, आंधी, तूफान, बादलों का गर्जना, बिजली का कड़कना, धूलकण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं पाए जाते तथा क्षैतिज दिशा में चलती हैं। समताप मंडल में समताप सीमा भी कहा जाता है तथा ये मंडल हवाई जहाज तथा उनके लिए भी सबसे बढ़िया माना जाता है कि जहाँ पे किसी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती। इसके अलावा अगर देखें तो मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कई वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं जिसमें इस प्रकार की कई प्रकार की वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। इस प्रकार अपन देखें तो वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल किनसे मिलके बना होता है, गैसें, जलवाष्प, धूलकण ये वायुमंडल को किस तरह से प्रभावित करती हैं तथा कौन सी गैस कितनी मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है तथा उन गैसों का किस तरह से वायुमंडल में योगदान होता है और कौन कौन सी वायुमंडल की परतें पाई जाती हैं, इन सब के बारे में अपन आज अध्ययन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।